हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम पढ़ेंगे अपना जो 12th की हमने यूनिट स्टार्ट करी थी वैद्युत चुंबकत्व, उसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसी यूनिट का। तो जो चैप्टर है आपका चुंबकत्व। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज हम चुंबकत्व वाला चैप्टर। तो जैसे कि आपको पता है कि पहला लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे चुंबकत्व का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए चुंबकत्व बच्चों, चुंबकीय पदार्थों का वो गुण होता है जो दूसरे पदार्थों को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का काम करता है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे अगर मान के चलिए ये एक कोई चुंबकीय पदार्थ है जिसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, और मान के चलिए ये कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ है। अब होगा क्या, जब हम इन दोनों पदार्थों को पास पास लाएंगे तो या तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जिस एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आपके पास एक चुंबक है और ये आपके पास कोई दूसरी चुंबक है। अब जब आपने गेम खेलते थे ना बचपन में, दोनों चुंबकों का जब हम इनको पास लेके आते थे तो एक बार तो एकदम से चिपक जाती थी और एक बार क्या होता था, पास पास लाने पर एकदम से दूर हट जाती थी। तो वही जो गुण है बच्चों, इसी गुण को कहते हैं हम चुंबकत्व। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उस गुण को क्या कहते हैं बच्चे, उस गुण को कहते हैं चुंबकत्व। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, प्रत्येक पदार्थ के लिए चुंबकीय जो गुण होगा यानी चुंबकत्व का जो गुण होगा वो अलग अलग होगा। इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब इतना है कि किसी पदार्थ का चुंबकत्व कम भी हो सकता है, किसी पदार्थ का चुंबकत्व बहुत अधिक भी हो सकता है और किसी पदार्थ का चुंबकत्व नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों चुंबक के गुण। अब देखो चुंबक के गुण हमने जब हमने वैद्युत चुंबकत्व वाली यूनिट स्टार्ट करी थी उसके पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी पढ़े थे, तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए। पहला गुण यही है कि चुंबक सदैव लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगी, हमें बहुत अच्छे से पता है। दूसरा गुण क्या कह रहा है, दूसरा गुण मैंने आपको वहां पर भी समझाया था कि मान लीजिए अगर ये कोई चुंबक है तो अगर आप इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में कि बताइए एक चुंबक को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो कौन सी दिशा में ठहरेगी, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है। तीसरा गुण है कि देखो समान ध्रुव हमेशा विपरीत करेंगे यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे और विपरीत जो ध्रुव होंगे वो हमेशा आकर्षण करेंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने तुम्हें अभी बताया कि मान के चलिए ये आपके पास में ना दो चुंबक हैं, तो अगर इनका दोनों का सेम पोल यानी कि नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास आएगा तो ये प्रतिकर्षण दिखाएंगे, और अगर साउथ पोल दूसरे के पास आएगा तो ये प्रतिकर्षण दिखाएंगे। लेकिन अगर नॉर्थ के साथ साउथ पोल आएगा यानी विपरीत ध्रुव आएंगे इनके, तो ये आकर्षण का अनुभव करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि विपरीत जो होते हैं वो आकर्षण का अनुभव करते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि अगर हम चुंबक को कितने भी टुकड़ों में विभाजित कर लें, भाई प्रत्येक जो टुकड़ा होगा वो अनेक अलग से चुंबक की भांति कार्य करेगा। इसका मतलब यही है जो मैंने आपको पहले वाले इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी पढ़ाया था ना वैद्युत चुंबकत्व के, कि एक चुंबक को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो वो जो दो चुंबक बनती हैं वो अलग अलग चुंबक का कार्य करती हैं। यानी कि हम किसी भी चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, यानी किसी भी चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। अगर आप चुंबक को 10 पार्ट में भी तोड़ रहे हो, 10 भाग कर रहे हो चुंबक के, तो 10 के 10 अलग चुंबक का कार्य करेंगे। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझ लेते हैं। देखो इस मॉडल के अनुसार, ये मॉडल कुछ नहीं है, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ वही है कि मान के चलिए ये आपके पास कोई चुंबक है, इसमें एक सिरा इसका उत्तरी ध्रुव होगा, दूसरा सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव होगा। तो आप कुछ भी कर लीजिए, सदैव 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 यानी कि कभी भी हम इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग अलग नहीं कर सकते। यानी अगर हम एक चुंबक के 10 टुकड़े कर दें, 100 टुकड़े कर दें, 1000 टुकड़े कर दें, 10,000 टुकड़े कर दें, अजी कितने भी टुकड़े हम कर रहे हैं एक चुंबक के, अनगिनत टुकड़े भी अगर आप कर दोगे तो प्रत्येक छोटे से छोटा पार्ट भी एक चुंबक का कार्य करेगा। तो इसी मॉडल के अनुसार यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अर्थात किसी चुंबक के आप कितने ही छोटे टुकड़े कर दीजिए, प्रत्येक छोटा टुकड़ा एक चुंबक की भांति कार्य करेगा। और इस मॉडल के अनुसार देखो, ये तो मैंने बता दिया। अब इस मॉडल के अनुसार देखो कुछ एक अच्छी सी बात क्या है, इस मॉडल के अनुसार परमाणुओं के बीचों बीच में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों तरफ, जैसे आपने सुना होगा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब जिस प्रकार पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो भाई 365 दिन में पूरा कर देती है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के चक्कर पूरा करने की, परिक्रमा करने की एक अपनी सीमा होती है, एक समय निश्चित होता है। उसी प्रकार से जैसे इन इलेक्ट्रॉनों का भी जो समय होता है वो निश्चित होता है। यानी यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इलेक्ट्रॉन इस चक्कर में पृथ्वी की ही भांति एक निश्चित समय में इस चक्कर को पूरा कर लेते हैं। अतः नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गतियां दिखाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी 2 प्रकार की गति है। देखो अलग नहीं है यार, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो 2 प्रकार की गति दिखाती है।
एक होती है पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति और दूसरी होती है पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ गति। यानी एक होती है उसकी कक्षीय गति और एक होती है उसकी अक्षीय गति। समझ में आ गया? इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार की गति दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या होती है इनकी गति। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए भाई देखते हैं वो दो प्रकार की गतियां कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन करता है। जिस प्रकार पृथ्वी अपने एक बार अक्ष पर भी घूमती है और दूसरा अपनी एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में ही परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उस कक्षा में जो उसकी गति होती है उसे कहते हैं बच्चों कक्षीय गति। कक्षीय का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं। उस कक्षा की इस गति को ही क्या बोल देते हैं हम? कक्षीय गति कहलाती है। अच्छा, दूसरे प्रकार की जो गति होती है वो होती है चक्रण गति। अब चक्रण गति कैसे है? जैसे पृथ्वी घूमते हुए अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। ध्यान से समझना, दोनों ही बातें अलग अलग हैं। पहली बात मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं। और दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर घूम रहे हैं, यानी पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है। आपने सुना होगा ना, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसी कारण से क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, इसी कारण से ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होता है। तो सेम एज इट इज, इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष के परितः वामावर्त या दक्षिणावर्त भी गति करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर या तो अपने बाएं मुड़ेंगे या अपने दाएं मुड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की जो बाएं और दाएं मुड़ने की गति है, इसे कहते हैं बच्चे चक्रण गति। चक्रण गति, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार से गति करते हैं। पहली होती है कक्षीय गति या घूर्णन गति और दूसरी होती है चक्रण गति, जिसमें वो वामावर्त या दक्षिणावर्त गति करते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक नोट पॉइंट के लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर चूंकि ऋणावेश होता है, अतः घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन धारावाही लूप की भांति कार्य करता है और धारावाही लूप में एक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अतः घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। अब देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखिए, मान के चलिए ये आपके परमाणु का नाभिक है, यानी कि जिसके पास प्लस चार्ज है, प्रोटॉन्स है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारी कक्षा है, इस कक्षा में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अब इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की चाल होगी उसे कहेंगे हम कक्षीय गति या कक्षीय चाल, और जो वो अपने अक्ष पर भी घूम रहा होगा उस गति को कहेंगे चक्रण गति। तो ये है आपका परमाणुवीय मॉडल। तो चलिए भाई अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है चुंबकीय ध्रुव प्रवणता। अब ये क्या चीज है? चुंबकीय ध्रुव प्रवणता। देखो, प्रबलता या प्रवणता, इस पे हम बाद में जाते हैं। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि पावर कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। लेकिन इससे पहले क्या लिखा हुआ है? चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबकीय ध्रुव के बारे में समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखना, मैंने यहाँ पे आपके लिए चुंबक बना दी। अब इसके दो ध्रुव होंगे, एक होगा N और दूसरा होगा S, यानी कि एक होगा इसका उत्तरी ध्रुव और दूसरा होगा इसका दक्षिणी ध्रुव। अब इन दोनों ध्रुवों के पास क्या होता है? किसी अन्य पदार्थ को आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की एक गुण होता है या एक क्षमता होती है। उस शक्ति या उस पावर या उस गुण को ही कहते हैं चुंबकीय ध्रुव प्रबलता। तो देखो लिखा हुआ है कि चुंबक के किसी ध्रुव के द्वारा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे चुंबकीय ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं और स्मॉल m बराबर होता है F/B। F क्या है? देखो भाई, जाहिर सी बात है, जब कोई भी पोल होगा वो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित कर रहा है तो आकर्षण के लिए कुछ ना कुछ बल तो वो लगाएगा ही। तो उस बल की मात्रा को यहाँ पे F कहा गया है। अब आकर्षण होने के बाद क्या हो रहा है? चुंबक के कारण एक चीज उत्पन्न होती है जिसे क्या कहते हैं हम? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो भाई, आपने सुना होगा N से S चलती हैं, इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं जो है बहुत सारी क्या होंगी? अपना एक क्षेत्र बना लेंगी, अपना एक एरिया बना लेंगी, N to S जाकर के, N to S जाकर के। तो उस एरिया को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो जो ये ध्रुव प्रबलता है, इसका मान होता है लगने वाला बल बटे चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ लिखा हुआ है जहाँ B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अच्छा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, या फिर एक इसका दूसरा मात्रक भी होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका दो मात्रक हो जाते हैं। पहला मात्रक है न्यूटन प्रति टेस्ला और दूसरा हो जाएगा न्यूटन प्रति वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर से समझ लो न्यूटन वेबर मीटर माइनस 2। अच्छा, इसके बाद नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, नोट पॉइंट, इसको ध्यान से समझना। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर जो बल की दिशा होती है और जो B की दिशा होती है, ये एक दूसरे के साथ होती है, या कह लीजिए एक दूसरे के समांतर होती है या एक ही दिशा में होती है। यानी कि अगर हमसे बात करेगा इस नॉर्थ पोल की, तो इसमें जो दिशा F की है
और जो दिशा बी की है वो दोनों समान होंगी, यानी एफ की दिशा और बी की दिशा समान होगी। और अगर साउथ पोल की बात करेगा तो एफ की दिशा और बी की दिशा सदैव क्या होगी, विपरीत होगी। अब इन्हीं दोनों स्थितियों के कारण चूंकि यहाँ पे एफ और बी की दिशा समान है, अब दिशा समान होने के कारण जो ध्रुव प्रबलता है उसको हम धनात्मक कहते हैं, और यहाँ दिशा दोनों की अलग अलग है, इसलिए ध्रुव प्रबलता को यहाँ पे ऋणात्मक या माइनस एम कहते हैं। तो आइए भाई अब देखते हैं चुंबकीय बल नियम। अब ये चुंबकीय बल नियम बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे कि आपने वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम पढ़ा था। तो वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम आपने देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलूंगा वैद्युत क्षेत्र में कूलाम के नियम का। तो वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम जो था वो भी लगने वाले बल के लिए ही था। वहां पर दो आवेश आते थे, यानी कि एफ बराबर आता था या एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता था कि अगर दो बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला बल होता था वैद्युत क्षेत्र में, कि दो बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है ना, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। ये वाली बात आई थी। अब देखो जहां पे बिंदु आवेश थे यहाँ पर हम क्या लेंगे, चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह नियम कूलाम ने दिया था, इसलिए इसको कूलाम का चुंबकीय बल नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण का हो चाहे वो प्रतिकर्षण का हो, ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती, सेम एज इट इज, और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लगने वाला बल F बराबर होगा ध्रुवों की प्रबलता। अब यहाँ पे दो ध्रुव है, दो ध्रुव के बीच में या तो आकर्षण का बल लग सकता है या फिर प्रतिकर्षण का बल लग सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा, अगर ध्रुव विपरीत है तो आकर्षण का लगेगा और अगर ध्रुव समान है तो प्रतिकर्षण का लगेगा। यानी घूम फिर के लगने वाला जो बल है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ध्रुव प्रबलता यानी कि m1 इंटू m2 इनके गुणनफल के समानुपाती, समीकरण नंबर 1, तथा इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर 2। यानी मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि लगने वाला बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। अब देखो जहाँ पे ये है भाई वैद्युत क्षेत्र का, थोड़ा सा रिलेट करते हुए हम चल रहे हैं, तो ये वैद्युत क्षेत्र का है। तो वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का जो बल होता था वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। यहाँ पर लगने वाला बल जो है वो ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब सेम एज इट इज जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे तो एक कांस्टेंट आता था k Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसी प्रकार से जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, तो यहाँ पे आया k m1 m2 बटे आर स्क्वायर। अब जहाँ इस k का जो मान होता है ना बच्चों, जहाँ k बराबर वो होता है म्यू 0/4 के, किसके बराबर होता है, म्यू 0/4 के। और एक्चुअली में जब इसका मान हम सॉल्व करते हैं तो वो बराबर आता है 10 की घात माइनस के 7 के। किसके बराबर आता है, 10 की घात माइनस 7 के। और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या इसका एक और मात्रक होता है जो होता है वेबर में। ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये होता है इसका दूसरा मात्रक। यानी कि k क्या होता है, k जहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है म्यू 0/4 के बराबर, जो एक्चुअली में 10 की घात माइनस 7 के बराबर होता है। उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर ये जो k है एक्चुअली में है क्या, ये हमारा जो k है अगर हम इसका नाम देखें तो यहाँ लिख लेते हैं हम, k बराबर जो होता है वो हमारा चुंबकीय बल नियतांक है, चुंबकीय बल नियतांक है। ठीक है, k बराबर हमारा एक्चुअली में क्या है, चुंबकीय बल का नियतांक है। अच्छा ये म्यू 0 आया है, इस म्यू 0 के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अच्छा अब देखो ये वैद्युत क्षेत्र वाला हमारा कोई रोल नहीं है, तो सेम एज इट इज हम इसको इरेज कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इधर की तरफ देखना। अब हमारा जो ये म्यू 0 है इसके बारे में बात करते हैं। तो भैया ये म्यू 0 जो है हमारा, ये हमारा होता है निर्वात की चुंबक परागम्यता। क्या होता है भाई, निर्वात की चुंबक परागम्यता। ठीक है, निर्वात की चुंबक, या कह लीजिए इसको निर्वात की चुंबकीय परागम्यता। अब इस म्यू नोट का जो मान होता है वो होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 के बराबर, और इसका मात्रक होता है मेरे भाई वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये होता है म्यू नॉट का मान। आप देखो
यहाँ पे म्यू नोट की जगह रखा होगा आपने, ऐसा करके आया ना, के बराबर मैंने कहा म्यू 0/4 पाई आता है। अब म्यू नोट की वैल्यू ही 4 पाई गुना 10 की घात माइनस के साथ है, बटे में 4 पाई है तो 4 पाई से 4 पाई चटक गया होगा, इसीलिए इसकी पावर जो है के का मान जो है एक्चुअली में 10 की घात माइनस के 7 के बराबर होता है। तो आप समझ गए होंगे भाई कि के का मान 10 की घात माइनस के 7 के बराबर क्यों होता है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 3 से यहाँ नहीं कह सकता, अतः है समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 हो क्या गई, आप एक बात बताओ, F बराबर, अब यहाँ के की जगह हम रखेंगे क्या, के की जगह हम रखेंगे म्यू 0/4 पाई, दोनों के ध्रुवों की जो ध्रुवों की प्रबलताएं हैं वो रखो m1 इंटू m2, बटे में इनका जो दूरी है उसका वर्ग रखो, तो बटे में आ गया r²। तो ये आ जाता है भाई हमारा चुंबकीय कूलाम के चुंबकीय बल का व्यंजक, या कूलाम का चुंबकीय बल, जो क्या होता है, जो लगता है दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल होता है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो उनकी ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के बराबर या उनके समानुपाती, और जो उनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ के एक चुंबकीय बल नियतांक है, कांस्टेंट आता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो जिसका मान होता है म्यू 0/4 पाई के बराबर। तो कूलाम के नियम के बाद अब अगला टॉपिक है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव। अब देखो चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे कि हमने वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या पढ़ेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। देखते हैं भाई चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। तो चुंबकीय द्विध्रुव में विजातीय ध्रुव, विजातीय ध्रुव का क्या मतलब है भाई, विजातीय का मतलब है अलग अलग होंगे, यानी कि एक अगर n होगा तो दूसरा s होगा, ठीक है, अगर एक s होगा तो दूसरा n होगा। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि चुंबकीय द्विध्रुव में विजातीय ध्रुव होते हैं। अच्छा, एक और बात देखना, जिनकी ध्रुव प्रबलताएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है, तथा वो एक निश्चित दूरी या सीमित दूरी पर स्थित होते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर क्षण चुंबक है, धारावाही लूप है और चुंबकीय सुई है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो, देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी एक क्षण चुंबक की इमेज। इस चुंबक की इमेज में आप ध्यान से देखिए, दो विजातीय आपने ध्रुव लिए हैं, एक n होगा दूसरा s होगा, और इनके बीच में अपनी पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी स्मॉल r, यानी कि एक निश्चित या सीमित इनके बीच की दूरी होती है। अब इस क्षण चुंबक को देख करके मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो इस प्रकार की चुंबकें होती है ना बच्चों, इनकी जो चुंबकशीलता है या चुंबकत्व का गुण जो होता है वो इनके ध्रुवों पर अधिक होता है, जबकि बीच में यानी कि मध्य में इनके जो चुंबकत्व या चुंबकशीलता का जो गुण होता है, यानी कि दूसरे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता जो होती है वो मध्य में कम होती है। कहाँ होती है वो, सिर्फ और सिर्फ इनके ध्रुवों पर होती है, n और s पर, ठीक है भाई। तो अब अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग लिखा हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र में पढ़ा था ना भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो कितना ज्यादा रिलेटेड है ये टॉपिक्स। वैद्युत क्षेत्र अगर आपका क्लियर है तो चुंबकीय क्षेत्र भी आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। जैसे वहां पे कूलाम का नियम था, यहाँ भी कूलाम का नियम है, वहां वैद्युत द्विध्रुव था, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव है, वहां वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो चीजें एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। देखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो चुंबकीय ध्रुव प्रबलता तथा उनकी लंबाई के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि अगर आपको किसी चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो उस चुंबक की जो ध्रुव प्रवणता होगी या ध्रुव प्रबलता होगी उसमें उस चुंबक की लंबाई की मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो भाई चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब जो भी राशि सदिश होती है ना उनके ऊपर हम तीर लगा देते हैं, इसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है, इस तीर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैपिटल M यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर वेक्टर लगाया है, यानी कि एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि में इसकी यहाँ पे ये वाली लाइन पे बहुत गौर फरमाइएगा, इसकी दिशा उल्टी चलती है मेरे भाई। उल्टी का क्या मतलब है, देखो जब मैंने आपको चुंबक पढ़ाया था तो चुंबक की दिशा, अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दोगे तो उसकी दिशा आती है N से S, यानी कि उत्तर दक्षिण में ठहरती है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अच्छा, एक मिनट के लिए पॉज लेकर के मैं आपको इस पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आपने कंपास देखा होगा बच्चों, देखा है कंपास। अब कंपास में बेसिकली जो चुंबक होती है ना, वो जो एक सुई होती है वो चुंबकीय सुई होती है। अब अगर आप उसको गुरुत्वीय केंद्र, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, गुरुत्वीय केंद्र वो बिंदु होता है जिस पर पूरी की पूरे ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक ही बिंदु पर स्थित होता है, उसको कहते हैं गुरुत्वीय केंद्र। तो वहां पे जो आपका जो भी हमारा कंपास होता है, कंपास का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मान के चलिए उसमें जो सुई लगाते हैं वो चुंबकीय सुई होती है, उसको उसके जो गुरुत्वीय केंद्र है उसको पकड़ कर उस पर लटका दिया जाता है या उसके गुरुत्वीय केंद्र पर स्थिर कर दिया जाता है, पाइवर्ट कर दिया जाता है।
है तो वो जो सुई है सदैव कौन सी दिशा में दिखाएगी, उत्तर दक्षिण दिशा में। वो सुई सदैव कौन सी दिशा में आएगी, उत्तर दक्षिण दिशा में। अब चूंकि वो सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आती है, इसी की सहायता से हम कंपास का यूज करके दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखो जो भी चुंबक होती है वो सदैव कहाँ, जब हम उसको लटकाओगे तो कौन सी दिशा में दिखाएगी, उत्तर दक्षिण दिशा में। लेकिन अगर हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे तो इसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है, यानी कि इसकी दिशा एस से एन होती है। अब चुंबकीय बल रेखाएं आपने पढ़ी थी, पहला वाला जो यूनिट है इससे पहले वाला, उसमें चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी थी, वो कहाँ चलती हैं, एन टू एस चलती हैं। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ चलेगा, एस टू एन चलेगा। बस इसीलिए ये एक नंबर के लिए खास है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लेगा ना कि इसकी दिशा बताओ, तो हाँ भाई आधे तो इसी चक्कर में लगा के आ जाएंगे कि एन से एस ही होगी, क्योंकि चुंबक में तो क्या होता है दिशा एन से एस हो। मैं नहीं भैया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एस से एन होती है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम से दर्शाते हैं। कैपिटल एम बराबर हो गया स्मॉल एम इंटू एल। स्मॉल एम क्या है, चुंबक की ध्रुव प्रबलता, और कैपिटल एल क्या है, चुंबक की लंबाई। ठीक है, अब देखो इस हम अब नेक्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा इसी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, जैसे वहां पे वैद्युत क्षेत्र में क्या करा था, एक बार किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, और एक बार किया था निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। तो सेम एज इट इज अब हम करने वाले चुंबकीय द्विध्रुव के कारण एक बार अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र और एक बार निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए भाई अब देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो हमने क्या करा, हमने एक क्षण चुंबक बना ली। देखो यहाँ पे n एक ध्रुव उसका, दूसरा ध्रुव उसका हो गया s, इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल 2l है। ठीक है, इस क्षण चुंबक का कोई मध्य बिंदु है जिसको हमने O से दर्शाया। अब इस मध्य बिंदु से O से बिल्कुल इसी के अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर एक और बिंदु हमने P माना, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो कि एक बार आएगी इस नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव के कारण, और एक बार आएगी इस दक्षिणी ध्रुव के कारण। तो जो उत्तरी ध्रुव के कारण हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसे हमने B1 कहा, और जो दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसे हमने B2 कहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मध्य बिंदु है और इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो 2l है, तो इस मध्य बिंदु से लेकर के साउथ पोल की दूरी भी l होगी, और इस मध्य बिंदु से लेकर के नॉर्थ पोल की दूरी भी क्या होगी, स्मॉल l होगी। तो बस मैं आपको यही छोटी सी चीजें हैं जो चित्र में लिखी हुई हैं, वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि मान लीजिए कि जो है एक बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो कि क्या है, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव चला ना, ये जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है, हमने मान लिया कि इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कैपिटल M है। अच्छा तो देखो दोनों के कारण निकलेगी, एक बार इसकी उत्तरी ध्रुव के कारण निकलेगी और एक बार दक्षिणी ध्रुव के कारण निकलेगी। तो हम यहाँ पे मान लें यदि चुंबकीय ध्रुवों की विद्युत प्रबलता स्मॉल m हो, तब उत्तरी ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता बिंदु P पर B1 बराबर, अब देखो B1 बराबर क्या लगता है यहाँ पे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता था, कूलाम का नियम कहता है B बराबर होता है μ0/4 पाई इंटू जो उसकी ध्रुव प्रबलता होती है। तो इस वाले n के कारण जो ध्रुव प्रबलता है वो है हमारी स्मॉल m, और अपॉन यहाँ से लेकर के जो दूरी है। अब एक बात बताओ, हम नॉर्थ पोल के कारण निकाल रहे हैं तो दूरी हमारी नॉर्थ से ली जाएगी, यानी कि इस वाले बिंदु से ली जाएगी। आप समझ पा रहे हैं क्यों इन बिंदु से ली जा रही है, क्योंकि भैया हम इस नॉर्थ पोल के कारण निकाल रहे हैं, इसलिए दूरी हम नॉर्थ से लेंगे। तो नॉर्थ पोल से P तक की जो दूरी है इसको काउंटर करते हैं, देखो कितनी आएगी। अब एक बात बताओ, मध्य बिंदु से लेकर के P तक की दूरी थी स्मॉल r, और स्मॉल मध्य बिंदु से लेकर के इस वाले बिंदु तक n तक की दूरी थी स्मॉल l। तो जो ये वाली दूरी बची ना, ये वाली दूरी, ये क्या बचेगी, ये बचेगी स्मॉल r माइनस l। ठीक है, समझ में आ गई आपको। इसको चाहो तो मैं आपको इसको रेड पेन से बना करके दिखा सकता हूँ। देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी ना, ये वाली डिस्टेंस l है। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस अगर l है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस r है, तो पूरी डिस्टेंस r में से ये वाली डिस्टेंस माइनस करनी है, इसीलिए ये वाली जो हमारी डिस्टेंस आ गई, ये आ गई हमारी r माइनस l। ठीक है, तो r माइनस l, तो बटे में आ गया इसके बीच की दूरी, यानी कि r माइनस l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अच्छा जैसे ये हमारी उत्तरी ध्रुव के कारण निकली है, सेम एज इट इज हम दक्षिणी ध्रुव के कारण निकाल लेते हैं भाई। दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, या बिंदु B पर B, ये कहते हैं बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र, समझ जाओगे आप। तो B2 बराबर क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई इंटू यहाँ पे ध्रुव प्रबलता भी m है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, और बटे अब इस साउथ पोल से दूरी की बात चल रही है, तो देखो ध्यान से देखना। अब भाई हम इस साउथ पोल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से दूरी मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखो इस मध्य बिंदु तक हमारी आते आते दूरी हो गई होगी r, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की r है, यहाँ से साउथ पोल तक जाने के लिए कितनी दूरी और बची है, l बची है।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक की ये जो पूरी डिस्टेंस होगी ये वाली, ये क्या हो जाएगी r प्लस एल, यानी यहाँ से लेकर के पूरा इस बिंदु तक हो जाएगी हमारी r प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी आ जाएगी इसकी r प्लस एल और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर समीकरण नंबर 2। क्लियर है भाई। अब एक बात बताओ, आपने जब मैंने आपको ध्रुव प्रवणता पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि ध्रुव प्रबलता में जो उत्तरी ध्रुव की प्रबलता है वो सदैव बड़ी होती है या ज्यादा होती है दक्षिणी ध्रुव की प्रबलता से। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर बल F और चुंबकीय क्षेत्र B की जो दिशा होती है वो एक समान होती है, और दक्षिणी ध्रुव पर बल F तथा B की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। इसी कारण जो है वो B1 का मान जो है वो B2 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे बस वही लाइन यूज होगी। यहाँ एक लाइन लिखेंगे हम, यहाँ पे लाइन लिखते हैं, चूंकि B1 जो है हमारी वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन B2, B1 हमेशा B2 से बड़ी होगी। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा, B1 माइनस B2। क्लियर है। यहाँ पे B2 माइनस B1 मत कर दीजिएगा, कभी आप कंफ्यूजन में B2 माइनस B1 कर दें। ठीक है, ये V1 माइनस B2 होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र माइनस दक्षिणी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। कभी दक्षिणी में से उत्तरी घटा दो। ठीक है, तो B बराबर सॉल्व करो भाई। B1 का मान रखो μ0 अपॉन 4 m अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर, माइनस B2 का मान रखो μ0 अपॉन 4 m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा आगे देखो एक बार बताओ, μ0 अपॉन 4 m दोनों में कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया μ0 अपॉन 4 इंटू में m, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा इधर देखना थोड़ा सा डेरिवेशन है ना, तो b बराबर हमारा आ गया μ0 अपॉन 4 इंटू m बाहर है। अब अंदर देखो, ये एक भिन्न है, ये दूसरी भिन्न है, तो भिन्नों को सॉल्व करने का तरीका होता है कि इनका एलसीएम लिया जाए। एलसीएम के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, और नीचे में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस लगा करके आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और बटे में आएगा नीचे r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे से दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि एलसीएम आ गया। अच्छा सॉल्व करो, तो b बराबर आ जाएगा यहाँ से μ0 अपॉन 4 इंटू m। अच्छा सॉल्व करो, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस लगा करके यहाँ सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और बटे में नीचे से देखो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो बगा दिया पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे साइड में फॉर्मूले लिख दीजिएगा, वो वाले एक लिखना a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, एक लगा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक लगा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले आप जानते हैं, तीनों फॉर्मूले आप लिख के आ जाएंगे, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए जिससे आपसे। अच्छा आगे देखो भाई, तो b बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा μ0 अपॉन 4 m ब्रैकेट अंदर देखो क्या बचा, इस माइनस की मल्टीप्लाई करो, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, और अपॉन में आ गया भाई यहाँ से r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r स्क्वायर एल स्क्वायर से r स्क्वायर एल स्क्वायर चटक गया। b बराबर क्या मिल गया, b बराबर मिल गया μ0 अपॉन 4 इंटू m, और ब्रैकेट के अंदर से मिल गया हमें 2rl हो गया 4rl, और बटे में हमें लिख दिया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, इस 4 को मैंने अगली बार ब्रेक करके ऐसे लिख दिया μ0 अपॉन 4 m इंटू ब्रैकेट में हमने लिख दिया इसको 2 गुना 2r गुना l। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया, और बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो मैं ये जो l है ना, इस वाले l को पीछे से हटा करके इस वाले 2 के साथ लिख रहा हूँ, यानी बेसिकली मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया 2r इंटू 2l। बताइए कुछ दिक्कत? इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, मैंने इसको ऐसा करके लिख दिया 2l इंटू 2r, कोई दिक्कत हो गई क्या? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि देखो 2 दूनी 4 और r इंटू r rl, तो 4rl अब भी ऐसे मिल रहा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, हमने पढ़ा था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अभी पढ़ा है ताजा कि कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू एल के, पढ़ा है। अब एक बात बताओ, हमने यहाँ पे L क्या बताया था, उस क्षण की लंबाई होती है। अब ये क्षण कितनी लंबी है, तो एक्चुअली में चुंबकीय जो क्षण है ना, ये 2L लंबी है, 2L लंबी है। इसका मतलब है कि इस वाले क्षण के लिए कैपिटल M का मान क्या होगा, स्मॉल m इंटू 2L होगा।
क्लियर है ये वाली बात। जितने बीच की लंबाई होती है उसकी मल्टीप्लाई, यानी कि क्षण की लंबाई कितनी है, तो चुंबक भाई साहब यहाँ से लेकर के यहाँ लो जा रही है और यहाँ से यहाँ लो, इसकी लंबाई 12 है। तो 12 का मतलब है कैपिटल M बराबर आएगा स्मॉल m इंटू 12। यानी कि हम यहाँ से देखो, ध्यान से देखना मेरी बात, अब मैं जो रेड पेन से दिखा रहा हूँ, स्मॉल m इंटू 2l, इस पूरे की जगह पर मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा। तो b बराबर मिल जाएगा मुझे μ0 अपॉन 4 कैपिटल M इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? विजिबल नहीं होगा तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ b बराबर μ0 अपॉन 4 इंटू कैपिटल M इंटू 2r और अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमारा डेरिवेशन आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक हमारा डेरिवेशन आ चुका है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये थ्योरी वाला पार्ट मिटान रहा हूँ। अब देखना जरा ध्यान से देखना आगे को, तो हम ये थ्योरी को इरेज कर देते हैं इसकी जरा। ये भैया खत्म थ्योरी। अब देखो थ्योरी खत्म होते ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, हमारा लास्ट लाइन में b आ गया था हमारे पास अपॉन 4 कैपिटल M इंटू 2r और अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो हमारी दूरी r है और दूरी l है, इन दोनों को जरा ध्यान से देखना, ठीक है। दूरी r यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है भाई, और दूरी l यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक ले रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल R की तुलना में स्मॉल l जो है वो बहुत कम है। R की तुलना में स्मॉल l का मान बहुत कम है। अतः हम ये जो r स्क्वायर है, एक बार बताओ, जब l का मान r से कम है तो l का स्क्वायर भी r से बहुत ज़्यादा कम होगा कि नहीं होगा भाई? जाहिर सी बात है यार, जब l का मान r से कम है तो l स्क्वायर का मान भी तो कम ही होगा ना, तो l स्क्वायर r से कम होगा। अतः मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, अतः r के सापेक्ष स्मॉल l को नगण्य लेने पर, या नगण्य लेने या मानने पर लिख लो यार, नगण्य मानने पर, यानी कि मैं इस r के सापेक्ष इस l को नगण्य मान रहा हूँ। अब जैसे ही मैं नगण्य मान रहा हूँ, नगण्य मानने पर, तो समीकरण 3, ठीक है, मान जैसे ही हमने l का नगण्य कर दिया तो समीकरण 3 क्या हो जाएगी? समीकरण 3 हमारी हो जाएगी भैया b बराबर μ0 अपॉन 4 कैपिटल M इंटू 2r और बटे में हो गया होगा यो r स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इतना बचा होगा। अच्छा भाई, काम अब भी नहीं बना, थोड़ा और एडजस्ट करते हैं, नीचे वाला और मिटाते हैं भैया। b1 b2 में चटका लो यहाँ से अब जरा, ठीक है। चलो यहाँ तक खत्म करते हैं। चलो ये b बराबर b1 माइनस b2 रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। तो ये देखो, अब यार एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की पावर m हो और उसकी पूरे की पावर n हो तो पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पढ़ा है आपने? तो सेम एज इट इज़ यहाँ से b बराबर मैं कह सकता हूँ μ0 अपॉन 4 कैपिटल M इंटू 2r और बटे में आ गया r की घात 4। अब r की घात यहाँ पे एक ऊपर r लिखा हुआ है, नीचे r की घात 3 है, तो इस पूरे से मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ, क्या एक पावर ख़त्म हो जाएगी, तो b का मान मुझे मिलेगा μ0 अपॉन 4 कैपिटल M अपॉन ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, तो 2m अपॉन r की घात 3। ऐसे हुआ होगा भाई, ऐसे हुआ होगा। तो ये हमारा निकल के आ गया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकल के आ गया हमारा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक्चुअली में जो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, या कह लीजिए व्यंजक होता है, वो होता है b बराबर μ0 अपॉन 4 2m अपॉन r की घात 3। अब चाहो तो तुम इसे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करके एक और नया फॉर्मूला बना सकते हो, या ऐसा करके लिख लो कि b बराबर होता है μ0 अपॉन 2m अपॉन r की घात 3। बात एक ही है, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये आ गया भैया आपका चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। इंट्रोडक्शन ही लेक्चर ये था, लेकिन थोड़ा सा डेरिवेशन के चक्कर में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, पर कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेंगे। तो इस लेक्चर में आज हमने चुंबकत्व का इंट्रोडक्शन पढ़ा। चुंबकत्व के इंट्रोडक्शन के बाद हमने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम के नियम के बाद चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ा, फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा, फिर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में
हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ ली है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसकी निरक्षीय स्थिति की तीव्रता और आगे आने वाले व्यंजकों को। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।